हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई शैल टेल यू हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। आज हम इस वीडियो में यह सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। दिस वीडियो हैज़ बीन प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8th, क्योंकि एग्जाम में 6, 7th एंड 8th क्लासेस में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन आई विल गिव यू सम easy tips, tricks, and there are some sample letters of application. You'll come to know how to write an application to the principal, headmistress, headmaster, and your class teacher. And I have given in this video some sample letters of applications which are very important from your examination point of view. इस वीडियो में मैंने कुछ सैम्पल एप्लीकेशंस दिए हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन in this video. First of all, let's come to know what an application is. An application is a letter of formal request that we write to people with whom we have a formal relationship. एप्लीकेशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही फॉर्मल होता है। अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन होता है वो भी बहुत फॉर्मल होता है। इसीलिए एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते वक्त या अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखते वक्त या अपने हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस को एप्लीकेशन लिखते वक्त थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ेगा। इसका मतलब उसे उस एप्लीकेशन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से लिखना होगा। एंड दीज एप्लीकेशंस एज वी कैन सी हियर written to principal, headmistress, class teacher, and house master and house mistress as well. So here I have given you format for that. To write an application, we need to follow a fixed format. एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें एड्रेस देना होता है। एड्रेस किसका आएगा? एड्रेस उस पर्सन का आता है जिसे वो एप्लीकेशन मिलने वाली है। इट मीन्स वी हैव टू राइट रेसिपिएंट एड्रेस। तो रेसिपिएंट एड्रेस में जनरली हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं या अपनी किसी भी प्रॉब्लम को कहकर बताते हैं वो एप्लीकेशन हम प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल का एड्रेस आएगा, प्रिंसिपल के स्कूल का नाम आएगा और उसके बाद में किस सिटी में वो स्कूल है आपको वो भी मेंशन करना है। आफ्टर दिस एड्रेस यू हैव टू राइट डेट। और डेट लिखने का क्या फॉर्मेट है इट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन दिस वीडियो। Third point here is subject of the application. So this subject line is very important because this is something which tells us that what the whole application is all about. Subject की वजह से हमें पता लगता है कि आगे आने वाली application में क्या बात कही गई होगी, क्या प्रॉब्लम रखी गई होगी। Here फोर्थ पॉइंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के लिए हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम उसे हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अलावा सर या मैडम भी हम लगा सकते हैं। आफ्टर दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू द बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम रखी गई है, आप उसका क्या सोल्यूशन चाहते हो। तो इसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ आपको उसका रीज़न बताना है, कारण बताना है और आप एंड में क्या डिमांड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। यू हैव टू राइट द होल थिंग। सो दिस थिंग विल हेल्प यू टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। एंड आफ्टर दैट Here we can see subscription. सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्शन बता रही हूँ। उसमें आप योर्स फेथफुली और योर्स ओबीडियंटली इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। एप्लीकेशन राइटिंग में जब हम अपने लेटर को एंड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना होता है। सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोथ आर सिमिलर थिंग्स। और इसमें एप्लीकेशन राइटिंग के लिए जो 2 सब्सक्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो हैं योर्स फेथफुली और या फिर योर्स ओबीडियंटली। एट द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन यू मस्ट राइट योर नेम एंड इट शुड बी योर फुल नेम। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं वो अपना सिग्नेचर करके आ जाते हैं, तो आपका फुल नेम सिग्नेचर यहाँ पर होता है और ये बिल्कुल एप्लीकेशन के एंड में लिखा जाता है। Well, this is our first letter of application and this first letter of application is about sick leave. So here you have to write an application to the principal of your school requesting him her for sick leave. तो आपको sick leave के लिए एप्लीकेशन लिखनी है और किसे लिखनी है? अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपको रेसिपिएंट एड्रेस लिखना है और जब भी हम रेसिपिएंट एड्रेस लिखते हैं तो उसमें हम उस पोस्ट को मेंशन करेंगे। क्योंकि हम यहाँ प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे
फिर हम उस स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी वो स्कूल सिचुएटेड है हमें उस स्टेट का या फिर हमें उस सिटी का नाम भी लिखना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेट। तो डेट लिखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पैटर्न हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद वो मंथ मेंशन करते हैं और उसके बाद में ईयर आता है। सो दिस इज़ आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू राइट अ डेट। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप पहले मंथ को भी ले सकते हो, मंथ के बाद में आप डेट डालोगे और उसके बाद में आप कोमा लगाकर इसको ईयर से सेपरेट करोगे। क्योंकि आप इस वाली डेट में देख सकते हो कि मैंने कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया है, मैंने कोई कोमा नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप पहले मंथ लिखते हो तो उसके बाद अगर आप डेट डालते हो तो आपको इस डेट को और इस ईयर को आपस में सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी एरर करते हैं। वो क्या एरर करते हैं कि वो पहले डेट लिखेंगे और उसके बाद वो मंथ का पूरा नाम नहीं लिखते हैं, वो वर्ड्स में उसको ना लिखकर वो उसे नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अक्टूबर मंथ दिया हुआ है तो अक्टूबर हमारा 10th मंथ होता है, तो वो यहाँ पर जैसे 30 फिर 10 फिर 2020 लिखेंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है और आपको इस तरीके से कभी भी डेट नहीं लिखनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन से हमें बॉडी ऑफ द लेटर का हिंट मिलता है। हमें ये पता लग जाता है कि हमारी आगे आने वाली एप्लीकेशन किसके रिगार्डिंग है और इसके बाद हमें सैल्यूटेशन देना होता है। तो सैल्यूटेशन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि या तो आप सर या फिर मैडम लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल की पोस्ट पर कौन है, वो एक मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आप खाली सर या मैडम भी लगा सकते हैं। या फिर जो मोस्ट फॉर्मली एक्सेप्टेड है वो है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर खाली सर या मैडम लगा रहे हो तो आप यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख कर आप अपने सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रिस्पेक्टेड सर या मैम लगाया है तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी अपनी बात को शुरू कर सकते हो, क्योंकि सैल्यूटेशन पार्ट में आप ऑलरेडी जो रिगार्ड हमें देना होता है, ठीक है, वो हम दे चुके हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्ट अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखना कि अगर आप खाली सर मैम लगाते हो तो फिर यहाँ पर आपको विद ड्यू रिगार्ड्स, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो। इसके बाद ये वाली लाइन आपको काफ़ी हेल्प करेगी और बहुत सारी एप्लीकेशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में क्या कहा गया है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। और जब अपनी क्लास मेंशन कर दोगे तो उसके बाद आप आगे जो भी बात कहना चाहते हो उसको बहुत ईजिली रख सकते हो। इसके बाद आप बताओगे कि आपने वो एप्लीकेशन क्यों लिखी है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे आपने ये बोला कि आप सिक हो और सिक होने की वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते हो क्योंकि आपको पिछली रात से फीवर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई हैव बीन गाइडेड बाय द डॉक्टर टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने बोला कि डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने के लिए बोला है और डॉक्टर ने आपको कितने दिनों के लिए रेस्ट लेने के लिए बोला है, आपको वो नंबर यहाँ पर मैंशन करना होगा। आप यहाँ पर 3 डेज़ लिख सकते हो, 4 डेज़ लिख सकते हो। हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। तो यहाँ पर आप बताओगे कि आपको कितने से और कब तक छुट्टी चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट भी मेंशन करनी होगी कि कब से कब तक आपको चाहिए और एंड। इसके बाद हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जो डेट आएगी वो आपकी इस वाली डेट से 2 या 3 दिन आगे की होनी चाहिए या अगले दिन की भी हो सकती है। यहाँ पर हमेशा आपकी प्रेजेंट डेट आती है, यानी कि जिस दिन भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा या जिस दिन भी आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे होगे उस दिन जो भी डेट होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई लीव चाहिए तो लीव की डेट हमेशा 1 या 2 दिन आगे की रहेगी, तो आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। आई शैल रियली बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। और आप बता सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल सर आपको आपकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए बहुत आभारी रहोगे, ठीक है, और आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी रहे हो। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ये सब्सक्रिप्शन पार्ट है। सब्सक्रिप्शन में मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दोनों के दोनों सेम थिंग है। वहाँ पर आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते थे और यहाँ पर आपने योर्स ओबीडियंटली लिखा है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन यू हैव टू राइट योर नेम ऑल्सो, ठीक है। और अगर आपको नेम लिखना है, सपोज यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिया है, उस कंडीशन में आप लास्ट में XYZ भी लिख सकते हो। नाउ आई हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन
Write an application to the principal of your school requesting him or her to grant you leave to attend a wedding or marriage in the family. You study in Little Jewel School, Kolkata. In this application, you have to write it for the purpose of marriage. So किसको लिख रहे हो यहाँ पर? प्रिंसिपल को लिख रहे हो. Here you have been given the name of the school. यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है और आपको पता भी है कि आपको किसको लिखना है. तो सबसे पहले रेसिपिएंट एड्रेस आता है. रेसिपिएंट एड्रेस में द प्रिंसिपल, लिटिल ज्वेल स्कूल और कोलकाता. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डेट. एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे और डेट को कैसे लिखना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है. उसके बाद हमारी सब्जेक्ट लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सब्जेक्ट लाइन से हमें पता लग जाता है कि आने वाली एप्लीकेशन किसके बारे में है, रिगार्डिंग मैरिज लीव. आफ्टर दैट यू विल राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम खाली सर भी लिख सकते हैं या हम रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं. अब क्योंकि मैरिज लीव है तो ऑब्वियसली आपको लीव चाहिए और आपको कितने दिनों की लीव चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा. मैरिज किसकी है आपको वो भी बताना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ पर सिस्टर को अंडरलाइन किया है तो शादी जो है वो ब्रदर की भी हो सकती है, आपके अंकल की भी हो सकती है और इट मे बी योर आंट. ठीक है, तो आंट की भी शादी हो सकती है, इसलिए आपको वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा या फिर स्टेटमेंट में जिसका नाम दिया है आप वो नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो. इसके अलावा आपको बताना होगा कि आपको कब से कब तक लीव चाहिए. तो इसके लिए फ्रॉम के बाद में वो डेट आएगी जिस दिन से आपको छुट्टी लेनी है और उसके बाद में टू लिखकर आपको कब तक के लिए लीव चाहिए आपको वो डेट भी यहाँ पर मेंशन करनी है. अगर आप चाहो तो आप अपनी एप्लीकेशन खाली यहाँ तक भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपका पर्पस पूरा हो गया है. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दें. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने मैरिज लीव को लिखा है. अगर आप यहाँ पर वेडिंग वाले पार्ट तक लिखते हो, आप आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, इवन देन योर एप्लीकेशन वुड बी करेक्ट. तो भी आपकी एप्लीकेशन सही मानी जाएगी. ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एक्स्ट्रा कोई भी बात जो है उसको मेंशन करो. देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल इज़ अबाउट रिमिट योर फाइन. रिमिट योर फाइन का मतलब क्या है कि किसी वजह से आपको फाइन लग गया है. ठीक है, आपने कोई भी गड़बड़ किया है, कोई गलत काम किया है और एज अ पनिशमेंट आपको फाइन लगा दिया गया है, फाइन चार्ज किया गया है आपके ऊपर और इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को रिमिशन ऑफ फाइन भी बोलते हैं. और आप प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो फाइन आपको लगाया गया है आप इस टाइम आपको उस फाइन से एग्जम्प्ट कर दिया जाए ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस तरह की गलती ना करो. तो फिर से आपको यहाँ पर बताया गया है कौन सा स्कूल है, दून पब्लिक स्कूल है, पुणे में है. तो यहाँ पर आप लिखोगे द प्रिंसिपल दून पब्लिक स्कूल पुणे, एक लाइन का गैप डालोगे, फिर यहाँ पर आप डेट मेंशन करोगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखोगे. सब्जेक्ट के बाद में भी कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वहाँ पर वो डैश लगा देते हैं. तो इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ़ यूज़ कॉलन. अगर आप कॉलन का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर 2 डॉट लगाते हो तो ये सही है, ये अप्रोप्रिएट तरीका है. रिगार्डिंग रिमिशन ऑफ फाइन, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, सब्जेक्ट लाइन आपकी हो गई रिमिशन ऑफ फाइन कि आपको फाइन से छुटकारा मिल जाए. ठीक है, वो फाइन जो है वो आपका माफ़ हो जाए. आप इसके बारे में प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो. तो आप सैल्यूटेशन पार्ट में आएंगे. सैल्यूटेशन में आपने सर लिखा, विद ड्यू रिगार्ड्स आई वांट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ. ठीक है, ये लाइन मैंने आपको बोला है, ये कॉमन लाइन है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. तो आपने यहाँ पर बोला कि मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ और उसके बाद आप बता रहे हो कि आपके ऊपर फाइन लगा दिया गया है 100 रुपीज़ बिकॉज यू वर लेट इन द क्लास. ठीक है, तो आपकी जो क्लास टीचर है मिसेस गुप्ता, उन्होंने आप पर 100 रुपीज़ का फ़ाइन लगा दिया है और इट हैज़ टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. आप सर को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप सर को क्या बोल रहे हो कि देखो सर ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं पहली बार लेट हुआ हूँ और मैं आपको एश्योर करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि ये गलती दोबारा से नहीं होगी. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, काइंडली एग्जम्प्ट मी दिस टाइम एंड रिमिट माई फाइन. तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बार मुझे एग्जम्प्ट कर दीजिए, मुझे छूट दे दीजिए और मेरा जुर्माना जो है, जो फाइन है उसे माफ़ कर दीजिए. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. और इस काइंडनेस के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा, बहुत थैंकफुल रहूँगा. योर्स फेथफुली XYZ. और लास्ट में फिर आपने सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, योर्स फेथफुली, और आपने एंड किया है XYZ से. XYZ से क्यों एंड किया है, बिकॉज नो नेम वॉज गिवन ओवर हियर. तो यहाँ पर कोई भी नाम हमें नहीं दिया गया था, हमें नहीं पता था कि कौन बच्चा इसको लिख रहा है, तो इसलिए हम लास्ट में XYZ लिख सकते हैं.
नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये किसके रिगार्डिंग है? टू चेंज योर सेक्शन। आप चाहते हो कि आप जिस सेक्शन में पढ़ रहे हो उसे चेंज करके आप किसी दूसरे सेक्शन में चले जाओ, ठीक है, और आप इसके लिए प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखते हो। और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली, और यहाँ पर आपका नाम भी दिया है। तो आप कोशिश करो कि अगर एक एप्लीकेशन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, लेटर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, आपको वो पूरी अपने एप्लीकेशन या लेटर में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप क्या बन गए हो? लड़के जो है वो संजय हैं और लड़कियां संजना हैं, और आपको ये नाम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दिस इज अबाउट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश। नाउ यू जस्ट सी कि आपकी जो क्लासेस हैं इंग्लिश की वो कुछ पीछे रह गई हैं। कहने का मतलब आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है किसी वजह से, और आप प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपकी इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके। तो इसके लिए आपको एक एड्रेस दिया गया है, आपका नाम भी दिया गया है, आपके स्कूल का नाम भी दिया गया है। Now we have another application, and in this application what you have to do, you have to write an application to your principal requesting him to arrange an educational trip or tour, giving reasons. You are Pradeep, the class prefect of class 8th, studying at Government Higher Secondary School, Chandigarh. So here you have been given full information. Now we have another application, and in this application we have been given some water taps in your hostel are broken. Write an application to the principal of your school requesting him her for the repair of the same to stop wastage of water. अब आपने देखा कि आपके हॉस्टल में कुछ वाटर टैप्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, जो ब्रोकन कंडीशन में हैं, और आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि उन्हें रिपेयर करवाया जाए। नेक्स्ट वी हैव अनदर एप्लीकेशन, एंड दिस इज अबाउट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और आपको यहाँ पर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी एप्लीकेशन आती है। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक आपको पता लगता है कि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और आपको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना है, और इसके लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप प्रिंसिपल सर को आप एप्लीकेशन लिखते हो। Now this is your last application. I have discussed in this video all the important applications which are very much important from your examination point of view, जो आपके एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं और रिपीटेडली यूज़ होती हैं, वो सब मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आपकी लास्ट एप्लीकेशन है फ़ी कंसेशन, कि आपको फ़ी में कुछ कंसेशन चाहिए। जो स्कूल में आप फ़ी पे करते हो, आपको लगता है कि वो ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स उसे पे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ वजह बताओगे, कुछ कारण बताओगे कि किस वजह से आप अपनी फ़ी में कंसेशन चाहते हो। वेल नेक्स्ट, हेयर यू हैव बीन गिवन सम अनसोल्ड एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। सो हेयर यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, और अगर आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपको एप्लीकेशंस कैसे लिखनी है, सो दीज सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन वुड नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, ये एप्लीकेशंस आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपने लिखा एप्लीकेशन टू द हाउस मास्टर और हाउस मिस्ट्रेस सीकिंग परमिशन फॉर एंटरिंग द हाउस आफ्टर लीव इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आप एक रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं तो आपके जो भी हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस है या फिर जो भी मेट्रॉन है जिससे आप परमिशन लेना चाहते हो, आप उस कंडीशन में आप उनको एप्लीकेशन लिख सकते हो और आप उनसे परमिशन ले रहे हो कि आपको हाउस में एंट्री करना है, या फिर आपको हाउस से बाहर जाना है तो भी आप उसके लिए परमिशन लोगे, ठीक है, कि आपको लीव पर जाना है। इसके अलावा आप अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपको ये बताना है कि आपके रूम में, आपकी क्लास में जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, वो डैमेज हो गया है या ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप उसको अपने क्लास टीचर को बोल सकते हो कि वो किसी तरह से उसे ठीक कराने का अरेंजमेंट करवाएं। साथ ही साथ आप एक अपॉलॉजी लेटर भी लिख सकते हो, और ये अपॉलॉजी लेटर आप अपने सब्जेक्ट टीचर को लिख सकते हो। उन्हें बता सकते हो कि आप अपने टेस्ट में क्यों एब्सेंट थे, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। और इसके अलावा आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को भी लिख सकते हो, ताकि आपके यहाँ पर जो पानी की कमी है, यानी कि गर्मियों में जो आपको ठंडा पानी नहीं मिलता है, वाटर कूलर नहीं है, आप इस चीज़ के लिए भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो उसका अरेंजमेंट करवाएं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी डेल्ट विद। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे तो ये लिमिटलेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको अपनी एक प्रॉब्लम को रेज करना होता है, प्रॉब्लम रखनी होती है, उस प्रॉब्लम के बाद आपको उसका कारण बताना होता है, रीज़न बताना होता है, और उसके बाद आप जो एक्चुअल में चाहते हैं वो आपको लास्ट में लाइन मेंशन करनी होती है।
बार बार आपने देखा होगा, आपको लास्ट में लिखा जाता है काइंडली ग्रांट मी, काइंडली अलाउ मी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन लाइंस। आपको बिगिनिंग की लाइन भी एक कॉमन मिल गई है एप्लीकेशन के केस में, और लास्ट की लाइन भी आपको कॉमन मिल गई है, ठीक है। स्पेशली स्कूल में जब आप हो, और स्कूल में जब आप प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशंस लिख रहे हो, तो वहाँ पर ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक this video would be very useful for you. You might have understood this topic very well. If you have liked this video, then please don't forget to press like and subscribe button. Thank you very much. Have a good day.